बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान। अगर हम क्रिमिनोलॉजी के कोर्स कंटेंट को देखें, एफपीएससी ने जो हमें रेफ़र किया है, अगर आप सीएसएस पीएमएस करना चाहते हैं तो क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपकी सीएसएस और पीएमएस में। तो ये ऑलरेडी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ, 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके और थर्ड पार्ट हमने स्टार्ट किया था कल, जिसमें हमने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिस्कस किया था और उसमें जो है पहला टॉपिक कवर कर लिया था प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। आज की वीडियो में मैनुअल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो ये जो 5-6 टॉपिक्स है इसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को देखें, सो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बाकी ये जो पिछला टॉपिक था जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड था, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, वो तो मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, फिर तब आपको ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की समझ आएगी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मींस इनिशियल स्टेजेस ऑफ एन इंक्वायरी। मतलब आपने जो है इंक्वायरी करनी है स्टार्ट में कि वाकई इसने कोई जुर्म किया है, नहीं किया, किसी गलत बंदे को तो गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। जैसे यहाँ नीचे लिखा है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन implies initial scrutiny of the allegation ahead of registration of case in order to ascertain availability of sufficient grounds indicating commission of an offense। सो इट मीन्स वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि आपने जो है इन्वेस्टिगेट करना है कि यही राइट मुजरिम है या गलत बंदे को तो नहीं गिरफ़्तार किया, मीन्स जो कसूरवार नहीं है उसको तो गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में देखनी होती है। अगर हम यहाँ पे जैसे लिखा है लीगल पोजीशन एज टू प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो क्या सीन है इसका कि आवर लॉज डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हमारी जो लॉज है वो ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोवाइड या कंडक्ट नहीं करती। एंड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। मतलब रजिस्ट्रेशन, केस को रजिस्टर किया जाता है, फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होती है। अब जब केस रजिस्टर होता है फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सो इट मीन्स उसने जो केस रजिस्टर किया है उसके भी पैसे बंदे ने भरने होंगे और फिर जाके एक वक्त आएगा कि वो जो है असल में कसूरवार होगा या नहीं होगा, ये बाद में डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। सो इट मीन्स एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो असल मुजरिम होता है वो किसी और को फंसा रहा होता है, तो वो जब किसी और को फंसा रहा होता है, फिर जब एक प्रोसेस चलता है कोर्ट वगैरह का, तो आखिर में क्या होता है, वो बंदा जो है बेकसूर निकलता है। सो इट मीन्स आपने उसके भी पैसे ज़ाया किए, उसका भी टाइम ज़ाया किया, ठीक है, और एक बेकसूर बंदे को जो है आप उसे सज़ा देने की कोशिश कर रहे थे। एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, हाउएवर देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल्स। तो इसमें क्या है, जैसे रूलिंग ऑफ कोर्ट्स है, ये यहाँ पे सारी मेंशन है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसका, ये वैसे पाकिस्तान जो कोर्ट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसी तरह नॉन कग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसमें ऑब्वियसली आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, या आप कर भी सकते हैं। सपोज़ जो क्या कहते हैं नॉन कग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसमें जैसे सिंपल जो चोरी वगैरह होती है, ठीक है, ये उसी में आ जाते हैं, और ये उस ऑफेंस उसी में आ जाता है, चोरी वगैरह या कत्ल करना। इसी तरह स्पेशल लॉज, एंटी करप्शन, एफआईए, नेब, और ये जो यहाँ पे ये मेंशन है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ये है। ये जो यहाँ पे वर्ड है PCRLJ मींस पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, ठीक है। तो ये सारे इसके जो एक्सप्लेनेशन है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है कि इसमें क्या क्या है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो ये एक समरी है, ये जो पॉइंट्स हैं। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला है टू प्रिवेंट फॉल्स एंड फैलिशियस कंप्लेंट्स, यानी किसी बंदे को जो कसूरवार है नहीं उस पर इल्ज़ाम लगाना, ताकि पहले से ही पता चले कि भाई ये बंदा जो है कसूरवार नहीं है। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इसी तरह टू प्रिवेंट द एक्यूज फ्रॉम एगनी,
यानी उस एक बंदे को जिसको आप फंसा रहे हैं, ठीक है, उसका पता चले कि वाकई वो मुजरिम है या नहीं है। तो इस चीज़ से यानी एग्नी से जो है रोकना या उसको इस चीज़ से दूर करना ये ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह टू सब्सटिनेट द एलिगेशन, जो इल्ज़ाम वगैरह है उसका पता लगाना कि वाकई इस बंदे ने काम किया है नहीं किया, या इस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसको फंसाया जा रहा है, तो ये ज़रूरी है। इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जिसको हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। टू कन्फर्म अकरेंस ऑफ एन ऑफेंस, और जो लास्ट पॉइंट है टू अवॉइड अननेसेसरी क्या कहते हैं लिटिगेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कोवर्ट ऑपरेशंस फॉलोड बाय कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट, मॉनिटर और प्रिवेंट अ क्राइम, ठीक है। इंटेलिजेंस वर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते, मीन्स ये एक सीक्रेट ऑपरेशन होता है। किस लिए होता है? ताकि जो क्राइम्स हैं उसको रोका जाए, वो वाक़या जो होने वाला है उसको रोका जाए किसी तरह, या उस बंदों को गिरफ़्तार किया जाए ताकि वो क्राइम ना कर सकें। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। इसके हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, एक टेक्टिकल लेवल्स या माइक्रो लेवल, जैसे स्पेशल ब्रांच, IBETC इसमें आ जाते हैं। एक है स्ट्रेटेजिक लेवल या नेशनल सिक्योरिटी, जैसे GID। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम टेक्टिकल लेवल या माइक्रो लेवल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात करें, तो सबसे पहले है स्पेशल ब्रांच। इसका पर्पस क्या है? सो द स्पेशल ब्रांच इज़ अ यूनिट ऑफ पुलिस फोर्स दैट डील्स विद नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड अदर सेंसिटिव मैटर्स। यहाँ पे ऑब्वियसली पुलिस की बात की जा रही है। अब पुलिस क्या है? पुलिस ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान में जो क्राइम हो रहे हैं उसी को डील करेगी। ये नहीं कि भाई नेशनल लेवल पे जो क्राइम हो रहे हैं या नेशनल पे जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है तो पुलिस उसको डील करेगी। नो, पुलिस किस लिए बनी है? टेक्टिकल लेवल यानी माइक्रो लेवल के लिए बनी है, ठीक है। जो माइक्रो लेवल पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं उसको देखना होता है इसने। फंक्शंस क्या है? गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो कि क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो रहे होते हैं, कि इसके बाद जो है ये स्टेप उठाया जाएगा, इस चीज़ को जो है इस चीज़ या इस जगह पे हमला होगा या इसको कत्ल किया जाएगा, इस बंदे को, स्पेशल बंदे को। तो ये सारी कौन कर रहा है? मतलब पुलिस जो है इसको जो है डील करती है। एंड पोटेंशियल टेररिस्ट थ्रेट्स, monitoring political activities and groups that might pose a threat to public order। इवन इन्होंने जो है जो पॉलिटिशियंस है उन पे भी नज़र रखनी है कि भाई वो पब्लिक के लिए तो ख़तरा नहीं है, ठीक है। इसी तरह कंडक्टिंग सर्वेलियंस एंड कोवर्ट ऑपरेशंस, निगरानी करनी होती है, ठीक है। लाइजिंग विद अदर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़। और पुलिस ने ऑब्वियसली दूसरे लोगों के साथ भी काम करना होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सारा काम जो पुलिस करेगी, जो दूसरे इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसीज़ होती हैं या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके साथ भी इसने उसको साथ लेके चलना होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे अब मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की, IB की, स्पेशल ब्रांच की तो होगी, लेकिन IB को देखते हैं। द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज़ द डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड ये तो बहुत ईजी है यार। देखो सिंपल, मैंने आपको बता दिया है कि ये जो नेशनल लेवल पे नहीं होते, मतलब जो आपके मुल्क के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं, ठीक है। इस जैसे ये जो क्राइम्स होते हैं ये सारा जो कौन डील करता है? ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा? पुलिस होगा, ठीक है। जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह भी आ जाते हैं। ये सारे नेशनल लेवल, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, मुल्क के अंदर काम करते हैं, मुल्क के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं वो उन पे काम करते हैं। इनके फंक्शंस ये आगे हैं, जिस तरह ये इसके फंक्शंस थे, इसके भी कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक। फिर उसके बाद दूसरा लेवल था स्ट्रेटेजिक लेवल, नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, जिसमें ऑपरेशन जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, JID जिसे हम कहते हैं, इसका पर्पस क्या है? द जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट्स टाइपिकली अ हाई लेवल इंटेलिजेंस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लेवल। ये आपके मुल्क के ऑब्वियसली ख्याल तो रखता है, साथ में ये भी देखता है कि भाई आपके मुल्क को दूसरे जो ममालिक हैं उनमें से किस किस से जो है आपके मुल्क को ख़तरा है, ठीक है। कौन जो है आपके मुल्क के अंदर जो है जो इश्तिहाल अंगेज़ी है वो करवा रहा है, ठीक है, या लोगों को कत्ल करवा रहा है, बम एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने देखनी होती। इनके फंक्शंस क्या हैं? कंडक्टिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री एंड अदर नेशनल। तो इनके भी सेम टू सेम फंक्शंस, बहुत ही ईजी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
सब कुछ देखना होता है। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है और पॉइंट्स भी बड़े इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। आपको सिंपल ये समझना है कि नेशनल लेवल सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होती है। जब आपको इसकी समझ आएगी आप खुद से भी इस पर लिख सकते हैं। अब ये एक डिफरेंस है, की डिफरेंस बिटवीन टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल्स। स्कोप ऑफ टैक्टिकल या माइक्रो लेवल, ठीक है, अगर हम इसको देखें, फोकसेस ऑन इमीडिएट थ्रेट्स एंड ऑपरेशंस इंटेलिजेंस विद इन द कंट्री, ये मुल्क के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसको संभालता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड ब्रॉड स्केल थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी ओपन विद एन इंटरनेशनल डायमेंशन, और ये इसका ख़तरा आपको उम्र भर के लिए रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया से, ठीक है। इसी तरह अफ़गानिस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे सामने। इसी तरह ऑपरेशंस फोकस टैक्टिकल, इनका ऑपरेशन किस चीज़ पे, यानी इनका फोकस किस चीज़ पे होता है, टैक्टिकल या माइक्रो लेवल वालों का, ये जो है मुल्क के अंदर जो चीज़ें जो टेररिज्म हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं किसी तरह की, किसी ना किसी तरह, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है, इन्वॉल्व्स हाई लेवल इंटेलिजेंस एनालिसिस, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एफर्ट्स अक्रॉस वेरियस एजेंसीज। फिर इसमें जैसे ISI आ गई, MI आ गई, इसी तरह CIA, ये सारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है। टाइम होरिजन टैक्टिकल माइक्रो लेवल है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल है। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ठीक है, हाई रिस्क ऑफेंसेस, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, यूज़ ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये इसके नेचर है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है वो है डेटा बेस ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हमने जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को ख़त्म कर लिया है, ठीक है। ये जो है नया टॉपिक है डेटा बेस ऑपरेशंस। अगर हम डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशंस की बात करें तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। देखो, ये एक मॉडर्न टेक्निक है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। किस चीज़ के, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मीन्स IT का यूज़ करते हैं। डिफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डेटाबेस टू एड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मतलब डिफरेंट जगहों से जो ये डेटा आप इकट्ठा करते हैं तो उसको आपने देखना होता है कि मतलब कौन जो है क्रिमिनल है, कौन नहीं है। जो क्रिमिनल डेटा होता है, ओबियसली यहाँ पे क्रिमिनल्स की बात है, क्रिमिनोलॉजी को हम डिस्कस करें तो क्रिमिनल्स की बात होगी। इट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग एंड रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स सच एज क्रिमिनल हिस्ट्रीज, जिसमें देखो उन्होंने सब कुछ रिव्यू करना आता है। क्रिमिनल हिस्ट्रीज देखनी होती है, अरेस्ट रिकॉर्ड्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रेलिवेंट डेटा टू अनकवर पैटर्न्स, कनेक्शंस और एविडेंस रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और सस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें, सबसे पहला है एक्सेस टू कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन। डेटाबेसेस प्रोवाइड एक्सेस टू अ वास्ट एरे ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, अरेस्ट हिस्ट्रीज, व्हीकल registrations, financial transactions and communications records. This wealth of data helps investigation build a comprehensive profile of suspect in their activities. मतलब एक किस्म का प्रोफाइल बनाया जाता है एक बंदे का, जो कि कब उसने कौन सी गाड़ी रजिस्टर की, वो कब कहाँ गया है, उसने किए कौन कौन से काम किए हैं, ठीक है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा था, कोई क्रिमिनल था या नहीं था, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। कनेक्टिंग एविडेंस एंड सस्पेक्ट्स, बाय क्रॉस रेफरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन्वेस्टिगेशंस कैन कनेक्ट एविडेंस फाउंड टू अ क्राइम। फिर उसी बेस पे जो है, जो हमारे मतलब जो एजेंसीज वगैरह होती हैं वो उनको कनेक्ट करती है कि वाकई ये बंदा क्रिमिनल हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो, पहले उसने डेटा कलेक्ट करना होता है। डेटा कहाँ कहाँ से, सोशल मीडिया के, मतलब IT के थ्रू, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें ऑब्वियसली उसने क्या करना होगा, उसने जो है न्यूज़ देखनी हो, सॉरी, उसका प्रोफाइल वगैरह देखना होगा, ठीक है, उसने कौन सी गाड़ी रजिस्टर की, वो कब कहाँ गया है, कौन सी गाड़ी कब कौन सी ईयर में ली है, और वो पिछले मतलब कभी जेल तो नहीं गया, कोई क्राइम वगैरह उस पर ऑलरेडी तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। फिर उसके बाद जो है सस्पेक्ट जो है देखा जाता है। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेसेस अलाउज इन्वेस्टिगेटर्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन क्रिमिनल बिहेवियर। दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही ईजी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई थिंक मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग है, सपोर्टिंग सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग है, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन इन शेयरिंग।
उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन या डिजिटल फॉरेंसिक या डिजिटल एविडेंस। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। देखो ये सारे इंटर रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन एक एक जगह पे इसका फ़र्क आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? दिस टर्म broadly encompasses the process of investigation crimes or incidents that involve electronic devices and digital data. It includes the collection, analysis, and representation of digital evidence. The scope can include hacking, fraud, cyber stalking, and other digital crimes. Electronic investigation can also involve the techniques like network analysis, system audits, and vulnerability assessments. द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ किया जाता है क्राइम के लिए, ठीक है, या आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम के लिए, तो ये किस चीज़ में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनल भी यूज़ करता है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, हैकिंग वगैरह ये कौन करते हैं? क्रिमिनल्स ही करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप भी इसी के थ्रू जो है उसका पता लगा सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड विद इन इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन। इट फोकसेस ऑन द रिकवरी, examination and analysis of data from digital devices in a manner that maintains the integrity of the क्या लिखा है of the evidence. Digital forensics often used in the context of legal investigations to gather evidence that can be presented in court. ठीक है, तो ये ऐसी एविडेंसेस होती है जिसको आपने कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करने होते हैं। इट इंक्लूड्स सब डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स एंड मेमोरी फॉरेंसिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें फिर आ जाती है। उसके बाद है डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस रेफर्स टू एनी डेटा दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन अ लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड इज स्टोर्ड बाय ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म। दिस कैन इंक्लूड ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपने फिर सेव करनी होती हैं, कोर्ट में दिखाने होते हैं कि भाई इस बेस पे जो है मैं इस क्रिमिनल को जो है क्रिमिनल साबित कर सकता हूँ, ठीक है। और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फॉरेंसिक या डिजिटल एविडेंस की। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इज असिस्टेड विद द फॉलोइंग: कलेक्टिंग डिजिटल एविडेंस ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है, क्राइम्स वेयर कंप्यूटर इज़ द टारगेट, एग्जांपल हैकिंग, जो क्राइम्स वगैरह की जाती है जैसे हैकिंग करना, ये इनका मेन टारगेट होता है। क्राइम्स वेयर कंप्यूटर्स आर द मीडियम बाय विच क्रिमिनल इंटरप्राइजेज आर, एग्जांपल सॉफ्टवेयर piracy, internet frauds. Crimes where the use of a computer is incidental to criminal acts, example storing information on a computer about drug trafficking, white collar crimes. तो ये सारी चीज़ें हैं फिर किस में आ जाती है? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स या इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में। प्रॉब्लम्स क्या है? ट्रायल होती है, प्रिजर्वेशन होती है, टेक्निकल एंड एविडेंट्री वैल्यू। एविडेंट्री वैल्यू ऑफ डिजिटल एविडेंस, आर्टिकल 164 कानून शहादत ऑर्डर order 1984 extend legal cover to evidence collected through modern devices, ठीक है, मतलब ये इसमें ये बताया गया है कि भाई आप मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू भी जो है जो एविडेंसेस है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 फर्दर स्ट्रेंथन द डिजिटल एविडेंस, सर्टन आर्मामेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन, मतलब सपोज एक बंदा क्राइम करता है, सिंपल इसका मकसद ये है, तो फिर कोर्ट जो है वो ये भी बताता है कि भाई आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लाएं, या जो ये कानून वगैरह बने हैं जैसे 1984 में है, 2002 में बना है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप डिजिटल यानी जो कंप्यूटर वगैरह है, जो इसकी बंदे की हिस्ट्री है उसके थ्रू और पता लगाए कि ये और मतलब और क्या क्या करता था। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में बना था, ठीक है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक क्या है? ऑडियो विजुअल एनालिसिस, डिजिटल फॉरेंसिक्स, क्राइम सीन एंड डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मूवीज़ में भी सुनते होंगे आप इसको। फॉरेंसिक्स मीन्स जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, आपने कहाँ पे कत्ल किया है, वो जो डेथ प्लेस है या सीन है, ठीक है, डीएनए टेस्टिंग होती है, फॉरेंसिक फोटोग्राफी होती है, टैक्सिकोलॉजी होती है, ट्रेस केमिस्ट्री, एविडेंस, पोलोग्राफ, नेक्रो टेस्ट, फायर आर्म्स एंड टूल मार्क्स, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स एंड क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट्स। और ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की एक शॉर्ट डेफिनेशन और भी है, ठीक है। बाकी इसको अगर हम देखें, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, मतलब ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसका यूज़ करके क्रिमिनल की जो चीज़ें हैं उसका पता लगा सकते हैं, जिसमें डीएनए एनालिसिस है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, बैलिस्टिक्स हैं, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।